तो ये चैप्टर है आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत लेसन 10 अफ्रीका महादेश। और इस अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आप देखिएगा कि एक नदी दिखलाई दे रही है जिसका नाम है कांगो नदी। ये अफ्रीका की प्रमुख नदी है। उसके साथ साथ एक जीव जो कि एक सींग वाला गेंडा, ये भी यहाँ का प्रमुख जीव में गिनती आता है। मिस्र का पिरामिड भी आपको अफ्रीका महादेश में देखने को मिलेगा, जो कि खुफू का पिरामिड। यहाँ डॉकेंसन वर्ग पर्वत भी है। यहाँ पर घास का जो मैदान होता है अफ्रीका में, उसको भेल्ड कहा जाता है। घास के जो मैदान होता है उसको भेल्ड। यहाँ की आबादी भी दिख रही है, कैसा आबादी है, बीच बीच में बहुत गैपिंग है। यहाँ की एक और नदी है नील नदी। यहाँ संस्कृति के बारे में दिखलाया गया है। यहाँ का सहारा मरुभूमि, मसाई मारा, सावना का सूर्यास्त का दृश्य। और इसके साथ ही आपका चैप्टर शुरुआत होता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देखिएगा तो ये जो अफ्रीका महादेश है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। यानी 1 नंबर पर एशिया, उसके बाद किसी का नंबर आया 7 महादेशों में, तो महादेश अफ्रीका महादेश है। तथा इसके साथ ही अब पृथ्वी के उत्तर, दक्षिण और पूरा पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यानी कि अगर अक्षांश के हिसाब से देखोगे, अक्षांश के हिसाब से देखिएगा तो उत्तर और दक्षिण, और देशांतर के हिसाब से देखिएगा तो पूरब और पश्चिम। यहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि भूमध्य रेखा जिसका मान 0 डिग्री, कर्क रेखा जिसका मान कितना 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री दक्षिण, मुख्य मध्याह्न रेखा जिसका मान 0 डिग्री, भूमध्य रेखा का भी मान 0 डिग्री अक्षांश, ठीक, वो 0 डिग्री अक्षांश में आता है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, और ये जो मुख्य मध्याह्न रेखा बोला इसको 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है। 0 डिग्री एक अक्षांश होता है तो भूमध्य रेखा हो गया, और 0 डिग्री देशांतर यानी मुख्य मध्याह्न रेखा। ये चारों अक्षांश रेखाओं ऊपर से होकर ये गुजरती है। ऐसा मतलब बताया गया कि चारों जो अक्षांश रेखा, मतलब चारों ये जो रेखाएं हैं, ये सभी अफ्रीका महादेश के ऊपर से गुजरती है। कितना किस्मत है इसका। अफ्रीका में ही सबसे पहले मनुष्य का जन्म और विकास भी हुआ था। यानी कि कहा जाए तो आदि मानव का अगर शुरुआती दौर देखा जाए, वो जंगली रूप, तो उसका शुरुआती एक तरह से कहा जाए तो अफ्रीका के ही जंगलों से, यानी कि अफ्रीका महादेश से हुआ था। 20वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1901 से लेकर 1999 तक के जो बीच का समय है, ये 20वीं शताब्दी तक जाएगा। 1901 से लेकर 1999 तक का जो समय है, तो 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका के कई ऐसे देश थे जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों का उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब कहा जाए तो एक तरह से समझ लो कि व्यापार के लिए उनको अपना गुलाम बना कर रखते। जैसे भारत भी हमारा एक तरह से उपनिवेश था, किसका, तो इंग्लैंड का। यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश के मध्य एक जिब्राल्टर जलडमरू है, और मध्य लोहित समुद्र और स्वेज जलडमरू मध्य स्थित है। यानी कि यूरोप और अफ्रीका महादेश के बीच में बता रहा है कि एक जिब्राल्टर जलडमरू और मध्य लोहित समुद्र एवं स्वेज जलडमरू स्थित है। 2 बड़े जल भाग जैसे सागर और महासागर को मिलाकर जो संकीर्ण जल भाग बनता है ना, उसी को जलडमरू कहा जाता है, जलडमरू मध्य। यानी कि 2 बड़े जल भाग, जब 2 चीज मिलकर, एगो सागर है और जैसे सागर और महासागर, ये दोनों जल मिलकर जो संकीर्ण मतलब पतला, नैरो जो जल भाग बनेगा, संकीर्ण मतलब नैरो जो जल भाग बनेगा, उसी को हम लोग जलडमरू कहते हैं। ये प्राकृतिक दुर्गमता और अस्वास्थ्यकर गर्मी, बाबा यहाँ का जैसे कहीं कहीं का जलवायु, जैसे जम्मू कश्मीर का जलवायु वो स्वास्थ्यकर है,
स्वास्थ्यकर यानी वहाँ के लोग कभी बीमार नहीं होते होंगे। जैसे दार्जिलिंग की जलवायु, यहाँ भी लोग जल्दी बीमार नहीं होते होंगे क्योंकि वहाँ का जलवायु आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पर यहाँ क्या लिखा है, अस्वास्थ्यकर, यानी कि जो हम लोग कौन सा अफ्रीका महादेश, हम लोग अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं और ये अफ्रीका महादेश का जो बता रहा है कि प्राकृतिक दुर्गमता, अस्वास्थ्यकर गर्मी, वहाँ का जो गर्मी है अस्वास्थ्यकर यानी स्वास्थ्य के लिए मतलब शरीर के लिए समझो कि इफेक्टिव कर देगा। आर्द्र जलवायु है, घने जंगल है, चलो एक अच्छी बात है, यहाँ घने जंगल है और हिंसक जितने जीव जंतु का डर इत्यादि वजह से बहुत दिनों तक इस महादेश में आधुनिक सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँच पाया। इतना ना घना जंगल है और इतने ना हिंसक जानवर है कि कोई भी मतलब कहा जाए तो कई वजहों से यहाँ पर आधुनिक जो सभ्यता है, जो मॉडर्न जनरेशन है, उसका मतलब तरह से विकास नहीं हो पाया। लोग यहाँ पर रहना ही नहीं चाहते, भाई कौन रहेगा, जिसके कारण इस महादेश को अंध महादेश भी कहा जाता है। यानी कि आगे आप देखिएगा, यहाँ एक पिकलू का डायरी दिया है और इसमें यह बतलाया जाएगा कि अफ्रीका महादेश की क्या सीमाएं हैं। तो बताया गया है कि देशांतर के हिसाब से देखिएगा तो 51 डिग्री 24 मिनट, एक अगर लगता है उस पर कॉमा तो मिनट होते हैं, यहाँ कोई लगा नहीं है, इसे मिनट समझिएगा। तो 51 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर से 17 डिग्री 33 के बीच में, यह एक तरह से कहा जाए पश्चिमी देशांतर के बीच होगा। और फिर वहाँ पर 37 डिग्री 20 देशांतर उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 52 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। यानी कि ये देशांतर में भी जाता है और अक्षांश में भी ये आता है। यानी कि इस पर दोनों मतलब कि कहा जाए तो अक्षांश देशांतर सबकी। अक्षांश से क्या होता है, तो अक्षांश से किसी स्थान की स्थिति का पता चलता है, कौन सा जगह कहाँ पर है, और देशांतर से एक तरह से समय का पता चल जाएगा। और देशांतर और पूरब में अरब सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, ये इसकी मतलब कहा जाए तो इसका सीमा बताया गया कि पूरब में इसका क्या मिलेगा। और अफ्रीका महादेश का तो पूरब की तरफ देखिएगा तो अरब सागर, पश्चिम में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर। और अफ्रीका महादेश में टोटल देशों की संख्या, ये तो अफ्रीका क्या है, महादेश है, महादेश यानी देशों को जोड़ दो कर जो बनता है महादेश। और इसमें टोटल 56 गो मतलब कहा जाए तो देश आते हैं। इस पृथ्वी पर टोटल कहा जाए तो लगभग 200 देश हैं और 200 देश में समझो कि 7 महादेश को के अंदर में ये 200 देश आते हैं। यानी अकेला अफ्रीका महादेश से 56 लेकर चला गया। टोटल 7 महादेश और 7 में हिस्सा आया कितना, मतलब 200 देश को बांट लोगे तो जो लगभग आएगा तुम्हारा लगभग 30 ये अकेले समझो कि लगभग 60 के करीब, यानी 56 अकेले यही ले लिए, 2 गुना। यहाँ के कुछ विख्यात शहर हैं, अलेक्जेंड्रिया, कायरो, त्रिपली, खार्टूम, ये सब हैं। और उसके अगला पेज पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है, एशिया कुछ दिख रहा होगा, सहारा का रेगिस्तान, सूडान, फिर उसके नीचे आइए प्राकृतिक परिवेश में देखिए, भू प्रकृति का विचित्र के हिसाब से देखिएगा तो अफ्रीका महादेश के भू प्रकृति में मानचित्र पर देखने पर उत्तर और पश्चिम की तरफ, अगर अफ्रीका महादेश का मानचित्र ले लिए और उत्तर और कहाँ पश्चिम की ओर देखोगे तो एटलस पर्वत दिखलाई देगा। और एटलस पर्वतमाला हिमालय की तरह ऊंचा भी है, ऊंचा और विशाल नहीं है। यानी कि हिमालय जिस तरह से ऊंचा और विशाल है, ये एटलस पर्वतमाला वैसा नहीं है। एटलस पर्वतमाला सबसे ऊंचा शिखर होने के बावजूद इसकी ऊंचाई माउंट तोबकल है। यानी कि बता रहे एटलस पर्वत
सबसे ऊंचे शिखर होने के बावजूद इसकी ऊंचाई माउंट तोबकल यानी कि 4165 मीटर बतलाया गया है। एटलस पर्वतमाला दक्षिण में पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। एटलस पर्वतमाला दक्षिण में पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सहारा मरुस्थल में बीच में अहागार और ट्रिवेस्टी मालभूमि दिखाई देता है। सहारा मरुस्थल के जो बीच में एक दृश्य है, अहागार और ट्रिवेस्टी मालभूमि, और अत्यंत शुष्क, शुष्क मतलब होता है गर्म, और रूखा होने का कारण यहाँ पर आबादी नहीं पाया जाता है। कहाँ से होगा? माँ देख सकते हो, सिर्फ खाली ऊँट ही ऊँट यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी सहारा में जीवन नाम मात्र का बहुत कम ही मुश्किल होता है। सहारा के मरुस्थल में पूरब में नील नदी बहती है। सहारा के मरुस्थल में पूरब में नील नदी बहती है, और यह जो नदी है, जो नील नदी है, अफ्रीका के मध्य से निकलकर अपनी जल राशि से मिस्र मरुस्थल को हरा भरा कर देती है। यानी कि कहा जाए नील नदी जो सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, तो नील नदी बता रहा है कि अफ्रीका से निकलते हुए अफ्रीका महादेश से, अफ्रीका के मध्य से निकलते हुए अपनी जो जल राशि है, वो जल राशि कहाँ लेकर जाती है? मिस्र में, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं कि मिस्र को नील नदी का मतलब वरदान क्यों कहा जाता है। तो कारण यही है कि मिस्र एक मरुस्थल के जैसा है। अगर नील नदी अगर वहाँ पर नहीं लेकर जाती अपनी जल, तो समझो कि पूरा का पूरा ये मरुस्थल हो जाता और वहाँ पर जीवन यापन एकदम मुश्किल हो जाता। पर शुक्र मनाइए कि जो नील नदी है अपना जल उस मिस्र में लेकर जाती है, जिसके चलते वहाँ पर खेती बाड़ी और जीवन यापन के सारे सुख सुविधा प्राप्त होते हैं, जिसके चलते मिस्रवासी नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। निम्न रेखा के आसपास कांगो नदी बहती है। निम्न रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री, उच्च रेखा यानी कि 90 डिग्री। तो निम्न रेखा के आसपास कांगो नदी बहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में घना जंगल पाया जाता है। देख सकते हो कांगो नदी वाला हाल, ये बगले वाला पिक्चर दिख रहा है वाला, और बता रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने के कारण सदाबहार के घने जंगल पाए जाते हैं। अगर अधिक वर्षा हो गया तो सदाबहार यानी जो कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो सालों भर देखने को मिलते हैं, ऐसे वृक्ष को सदाबहार कहा जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो समय समय पर दिखलाई देंगे, तो ऐसे को हम लोग सदाबहार नहीं कहेंगे। तो यहाँ बता रहे कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होने के कारण सदाबहार के घने जंगल पाए जाते हैं, और ये सदा हरा भरा रहता है, जैसे कि वो कांगो वाला दिखाया गया, इसमें देखो खाली हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहा है। अब बगल में यहाँ पर देखो क्या हाल है। पूर्व अफ्रीका की भू प्रकृति कुछ अलग ही है। पूर्व अफ्रीका की भू प्रकृति अगर देखिएगा तो कुछ अलग है। भूमि कंपन होने के कारण मिट्टी में दरार पड़ जाती है। कभी कभी तो भूकंप के कारण यहाँ दरार पड़ जाता है, और दरारों के दोनों हिस्सों के बीच जमीन बैठ जाती है। अब लोग दोनों तरफ का क्या बता रहा है कि बीच में जमीन बैठ गया, जिसके चलते देखो कैसा हो गया, और जिसके कारण भी आकार की घाटी बन जाती है, और जिसकी लंबाई अधिक होती है। यहाँ ट्रेगानिका, मलावी, रुडलफ, आल्बर्ट सभी इसी प्रकार के नहर बन जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में भी आकार की घाटी को छोड़कर भी यूथोपिया उच्च भूमि है। इसके उच्च भूमि में दक्षिण में माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो एक खास नाम है जी, माउंट किलिमंजारो, और रुएंजरी पर्वत तक चला गया है। माउंट किलिमंजारो के यहाँ पर आपकी ऊंचाई दिया गया है 5895 मीटर, जो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शिखर है। भू मध्य रेखा के आसपास स्थित होने के कारण इसके उच्च शिखर पर बर्फ जमी रहती है। अब ये भूमध्य रेखा पर है। अब भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होने के कारण इसके उच्च शिखर पर, उच्च यानी कहा जाए तो निम्न का मान हमने बताया 0 डिग्री और उच्च का मान होता है
90 डिग्री, और उच्च मतलब जहाँ 90 डिग्री पर दोनों ध्रुव पर एकदम ठंडा ठंडा पड़ता है, जिसके चलते यहाँ बताया जाता है कि बर्फ जमी रहती है। और कालाहारी ये भी नाम फेमस है। और नाबीब नामक दो मरुभूमि दक्षिण अफ्रीका में पाते हैं, यानी समझो कि मरुभूमि है। कालाहारी क्या है, तो ये भी मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल कालाहारी। और उच्च मालभूमि जहाँ घास से भरे मैदान पाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग भेल्ड करते हैं, उच्च भूमि। और यानी सिंपल भाषा में याद रखना कि हर जगह का जो अभी पढ़ो क्लास 7 में या और ऊपर क्लास में, हर जगह के घास के मैदान को कहीं पर पंपास, तो कहीं भेल्ड, तो कहीं पर कुछ और नाम से, तो यहाँ पर भेल्ड के नाम से जाना था। यानी अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश के जो भी घास के मैदान हैं उनको भेल्ड के नाम से जाना जाता है। और इसके दक्षिण पूर्व में डेक्रान्सन वर्ग पर्वतमाला है। इतना ही था, फिर आगे देखा जाएगा।